धन संपत्ति का मनोविज्ञान। लेखक मॉर्गन हाउसल। अध्याय 4। विषयमकारी कंपाउंडिंग। बफेट की 84.5 बिलियन की शुद्ध संपत्ति में से 81.5 बिलियन डॉलर उनके 65वें जन्मदिन के बाद आई। हमारे मस्तिष्क ऐसी अनर्थकता को संभालने के लिए नहीं बने हैं। एक क्षेत्र में मिले सबक अक्सर हमें अन्य असंबद्ध क्षेत्रों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पाठ सिखा सकते हैं। अब हिमयुग के अरबों वर्ष के इतिहास को ही ले लीजिए और वह हमें अपने धन को बढ़ाने के लिए जो सिखाते हैं। पृथ्वी के बारे में हमारी वैज्ञानिक जानकारी जितना आप सोच सकते हैं उससे नवीन है। यह जानने के लिए कि धरती कैसे काम करती है, हमें इसकी सतह को गहराई तक खोदना पड़ता है, जो हम कुछ समय पहले तक भी नहीं कर पाए थे। जब हम अपने ग्रह के मूल तत्व भी नहीं पता कर पाए थे, जैविक न्यूटन ने उससे करोड़ों साल पहले तारों की गति का अनुमान लगा लिया था। 19वीं शताब्दी में जाकर वैज्ञानिक इस बात से सहमत हुए कि अनेकों बार पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी। बहुत से प्रमाण होने के कारण इसके विरुद्ध जाने की संभावना ही नहीं हुई। संसार भर में एक समय में जमे हुए विश्व के निशान भरे पड़े हैं। अव्यवस्थित रूप से यहाँ वहाँ बिखरे विशाल शिलाखंड, महीन परत में कुरेदे हुए चट्टानी तल, ये प्रमाण स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि सिर्फ एक हिमयुग नहीं आया था, बल्कि 5 अलग अलग हिमयुग जिन्हें मापा जा सका। ग्रह को जमाने, फिर से पिघलाने और एक बार फिर से जमाने में लगी ऊर्जा चौंका देने वाली है। आखिर पृथ्वी पर हो रहे इन चक्रों का कारण क्या हो सकता था? यह संभवतः हमारे ग्रह पर सबसे शक्तिशाली बल होना चाहिए, और यह था भी, बस वैसे ही नहीं जैसे किसी ने सोचा हो। हिमयुग क्यों आया, इस बारे में अनेकों परिकल्पनाएं थीं। उनके महाकाया भूवैज्ञानिक प्रभाव के कारण ये परिकल्पनाएं उतनी ही भव्य भी थीं। ऐसा माना जा रहा था कि पर्वत श्रृंखलाओं को उठाने से पृथ्वी की हवाओं में आए बदलाव ने जलवायु को भी बदल डाला। कुछ परिकल्पनाओं ने इस विचार का समर्थन किया कि हिम प्राकृतिक अवस्था है जो महाकाय ज्वालामुखी विस्फोटों से बाधित हुई, जिसके चलते पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। लेकिन इनमें से कोई भी परिकल्पना हिमयुग के चक्रों का वर्णन नहीं कर पाई। पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति का कोई बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसी एक हिमयुग का कारण हो सकते हैं। इससे 5 हिमयुगों की चक्रीय पुनरावृत्ति को नहीं समझाया जा सकता। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में मिलाकोविक नाम एक सर्बियन वैज्ञानिक ने इन ग्रहों की स्थिति से सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति का अध्ययन किया और हिमयुग संबंधी एक परिकल्पना सामने रखी, जो अब हम सब जानते हैं कि सही है। सूरज और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गमन को हल्के से प्रभावित करता है और सूरज की ओर झोंक देता है। इस चक्कर के हिस्से के दौरान जो दसियों हजारों वर्ष तक चल सकता है। पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध को नियमित रूप से थोड़ा अधिक या थोड़ा कम सौर्य विकिरण मिलता है, और यहाँ यह और भी दिलचस्प हो जाता है। मिलाकोविक की परिकल्पना ने आरंभ में यह माना कि पृथ्वी के गोलार्धों के झुकाव ने ऐसी कठोर शीत ऋतु को जन्म दिया जिसके कारण यह ग्रह बर्फ में प्रतीत हो गया। लेकिन व्लादिमीर केपो नामक के एक रूसी अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री ने मिलाकोविक को शोध का गहराई से अध्ययन किया और एक अद्भुत सूक्ष्म भेद खोज निकाला। मध्य रूप से ठंडी ग्रीष्म ऋतु बर्फीली अपराधी थी, ना कि ठंडी शीत ऋतु। यह तब होता है जब कोई ग्रीष्म ऋतु इतनी गर्म नहीं हो पाती कि पिछली शीत ऋतु की बर्फ़ पिघला सके। बची हुई बर्फ़ का आधार आने वाली शीत ऋतु में बर्फ़ का जमना और आसान कर देता है, जो अगली ग्रीष्म ऋतु में बर्फ़ के जमे रहने की संभावना बढ़ा देता है और फिर से आने वाली शीत ऋतु से अधिक जमाव का कारण बनता है। शाश्वत बर्फ़ अधिक सूर्य किरणों को प्रतिबिंबित करती है, जिससे ठंडक बढ़ती है और फिर अधिक हिमपात होता है, और यह चलता रहता है। कुछ सैकड़ों वर्ष के अंतराल में यह मौसमी बर्फ़ बढ़कर महाद्वीपीय बर्फ़ की चद्दर में परिवर्तित हो जाती है, और इस तरह यह रोमांचक शुरुआत हो जाती है। विपरीत दिशाओं में भी ठीक ऐसा ही होता है। एक कक्षीय झुकाव जो अधिक सूरज की रोशनी आने दे
शीतकालीन बर्फ जो अधिक पिघलता है, जिससे आने वाले वर्षों में कम सूर्य किरणें प्रतिबिंबित होती हैं। फिर तापमान बढ़ता है, जिससे अगले वर्ष हिमपात में कमी आती है, इत्यादि। इस प्रकार यह चक्कर चलता रहता है। यह अद्भुत बात है कि किस प्रकार परिस्थितियों में अपेक्षाकृत छोटे परिवर्तनों से कुछ इतना बड़ा विकसित होता है। शुरुआत होती है किसी ठंडी ग्रीष्म ऋतु की बची बर्फ की एक महीन परत के साथ, जिस पर कोई ध्यान भी नहीं देगा, और फिर भूभीरीय रूप से पलक झपकते ही पूरी पृथ्वी कई मील मोटी बर्फ की सतह से ढक जाती है, जैसा कि ग्लेशियोलॉजिस्ट ग्वेलन स्कूलजस्ट कहते हैं। बर्फ़ की मात्रा जिससे बर्फ़ की चद्दर बनती है वह इतना ज़रूरी नहीं जितना यह तथ्य कि बर्फ़ कितनी भी कम हो वह बनी रहती है। हिमयुग से एक बड़ा सबक यह मिलता है कि ज़बरदस्त नतीजों के लिए ज़बरदस्त ताकत की आवश्यकता नहीं होती। अगर कुछ जमा होता जाता है, अगर थोड़ी सी वृद्धि भविष्य के लिए ईंधन का काम करती है, एक छोटा सा शुरुआती आधार इतने अद्भुत नतीजे दे सकता है कि वे तर्क के परे नज़र आएं। यह इतना तर्क के परे हो सकता है कि आप क्या संभव है, विकास कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, उसे वास्तविकता से कम आंकेंगे। और धन दौलत पर भी यही लागू होता है। वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति कैसे निर्मित की, इस पर 2000 से भी अधिक किताबें लिखी जा चुकी हैं। उनमें से कई बेहतरीन हैं, लेकिन ऐसी बस कुछ ही हैं जो इस तथ्य पर पर्याप्त ध्यान देती हैं। बफेट की संपत्ति सिर्फ उनके एक अच्छा निवेशक होने के कारण नहीं, बल्कि लगभग बचपन से ही अच्छा निवेशक होने के कारण है। मेरे इस किताब को लिखने के समय वॉरेन बफेट की शुद्ध संपत्ति $84.5 बिलियन है। उसमें से लगभग $84.2 बिलियन उनके 50वें जन्मदिन के बाद पूंजित हुई है और $81.5 बिलियन लगभग की योग्यता प्राप्त करने के बाद आई। वॉरेन बफेट एक असाधारण निवेशक हैं, लेकिन अगर आप उनकी सारी सफलता को निवेश कुशकाग्रता से जोड़ते हैं तो आप एक मुख्य बिंदु को छोड़ देंगे। उनकी सफलता की वास्तविक कुंजी यह है कि वह एक शताब्दी के 3/4 भाग तक एक असाधारण निवेशक रहे। अगर उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में निवेश आरंभ किया होता तो 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो गए होते। शायद ही किसी ने उनका नाम कभी सुना होता। एक छोटे से विचार परीक्षण पर नज़र डालिए। बफेट ने 10 वर्ष की उम्र में गंभीर रूप से निवेश कर दिया था। 30 की उम्र तक पहुंचने तक उनकी शुद्ध संपत्ति $1 मिलियन थी, या $9.3 मिलियन मुद्रा फीसदी से समायोजित होने के बाद। लेकिन अगर वे कोई सामान्य व्यक्ति होते जिसने अपनी किशोर अवस्था और युवावस्था दुनिया घूमते हुए अपनी अभिलाषा को ढूंढते हुए बिताई होती, और 30 की उम्र में उनकी शुद्ध संपत्ति मान लीजिए $25,000 होती, और मान लेते हैं कि फिर वे असाधारण वार्षिक निवेश प्रतिफल कमाने में सक्षम रहते जो उन्होंने उत्पन्न किया है, लेकिन 60 की उम्र में निवेश करना छोड़ देते, जिससे गोल्फ खेल सकें और अपने नाती पोतों के साथ समय बिता सकें, आज उनकी शुद्ध संपत्ति का मोटा अनुमान कितना होता? 8.4 बिलियन तो नहीं, 11.9 मिलियन। उनकी वास्तविक शुद्ध संपत्ति से 99.9% कम। प्रभावी रूप से वॉरेन बफेट की वित्तीय सफलता को उस वित्तीय आधार से जोड़ा जा सकता है जो उन्होंने अपनी किशोर अवस्था में बनाया, और वह दीर्घायु जिसे अपनी वृद्धावस्था में कायम रखा। निवेश उनका कौशल है, लेकिन उनका राज समय है। कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है। अब इसे अलग तरह से देखिए। बफेट अब तक के सबसे धनी निवेशक हैं, लेकिन वास्तव में वे सबसे महान नहीं हैं, कम से कम जब औसत वार्षिक प्रतिफल से मापा जाए। हेज फंड रिनेसांस टेक्नोलॉजी के प्रमुख जिम साइमन ने 1988 से लेकर 66% प्रति वर्ष की दर से धन की कंपाउंडिंग की है। कोई भी इस रिकॉर्ड के निकट भी नहीं पहुंच सकता, और जैसा कि हमने अभी देखा, बफेट ने लगभग 22% प्रति वर्ष की दर से कंपाउंडिंग की है, उसका बस 1/3। साइमन की शुद्ध संपत्ति इस किताब को लिखने के समय $21 बिलियन है, और मैं जानता हूं कि यह कितना हास्यास्पद सुनाई पड़ता है जब हम इन आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। तो बफेट से 75% कम धनी हैं।
अगर साइमंस इतने ही अच्छे निवेशक हैं तो फिर यह अंतर क्यों? क्योंकि साइमन ने 50 वर्ष की उम्र तक निवेश आरंभ नहीं किया था। बफेट की तुलना में उनके पास कंपाउंडिंग के लिए आधे से भी कम वर्ष थे। अगर जेम्स साइमन ने बफेट की तरह 70 वर्ष की अवधि तक 66% की दर से वार्षिक प्रतिफल कमाया होता तो उनकी संपत्ति, दिल थाम कर सुनिए, 63 क्विंटिलियन, 900 क्वाड्रिलियन, 781 ट्रिलियन, 780 बिलियन, 748 मिलियन और 160,000 डॉलर होती। ये आंकड़े हास्यास्पद और अव्यवहारिक दिखाई पड़ते हैं। बात असल में यह है कि वृद्धि अनुमान में छोटे लगने वाले बदलाव हास्यास्पद और अव्यवहारिक आंकड़ों को जन्म दे सकते हैं। इसीलिए जब हमने समझने की कोशिश कर रहे हों कि कुछ भी इतना शक्तिशाली कैसे बना जितना वह हिमयुग क्यों बना, या फिर वॉरेन बफेट इतने धनी क्यों हैं, हम अक्सर सफलता की मुख्य कुंजी को अनदेखा कर देते हैं। मैंने लोगों को कई बार कहते सुना है कि जब उन्होंने पहली बार चक्रवृद्धि ब्याज तालिका देखी या फिर ऐसी कोई कहानी कि अगर उन्होंने 30 की उम्र के बजाय 20 की उम्र में बचत शुरू की होती तो सेवानिवृत्ति के लिए उनके पास कितनी राशि होती। इसने उनका जीवन बदल दिया। लेकिन संभवतः इसने उनका जीवन ही नहीं बदला। इसने अगर कुछ किया तो वह यह किया कि उन्हें आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि नतीजे सहज रूप से सही नहीं लगे। रैखिक सोच घातीय सोच की तुलना में काफ़ी सहजज्ञ होती है। अगर मैं आपको अपने दिमाग से 8 को 8 से 9 बार जोड़ने के लिए कहूँ, जो आप कुछ ही सेकंड में कर लेंगे। अगर मैं आपको 8 को 8 से 9 बार गुना करने का हिसाब लगाने को कहूँ तो आपका सर फट जाएगा, जो कि 13,42,17,728 हैं। IBM ने 1950 के दशक में 3.5 मेगाबाइट की हार्ड ड्राइव बनाई। 1960 के दशक में यह संख्या कुछ दर्जन मेगाबाइट तक पहुंच गई। 1970 के दशक के अंत तक IBM की हार्ड ड्राइव 70 मेगाबाइट की थी। इसके बाद हार्ड ड्राइव का आकार घातकीय रूप से छोटा होता गया और स्टोरेज बढ़ता गया। 1990 के दशक की शुरुआत में एक आम कंप्यूटर में 200 से 500 मेगाबाइट होता था और फिर धाम मानो विस्फोट हो गया। 1999 में एप्पल का iMac 6 गीगाबाइट की हार्ड ड्राइव के साथ आया था। 2003 में पावर मैक में 120 गीगाबाइट, 2006 में नए iPad में 250 गीगाबाइट, 2011 में 4 टेराबाइट की पहली हार्ड ड्राइव, 2017 में 60 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव, 2019 में 100 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव। अब देखिए, इस सब को एक साथ रखिए। 1950 से 1990 के बीच हमने 296 मेगाबाइट प्राप्त की। 1990 से लेकर अब तक हमने 100 मिलियन मेगाबाइट प्राप्त की है। यदि आप एक टेक्नोलॉजी आशावादी होते तो 1950 में पूर्वानुमान कर सकते थे कि उपयोगी स्टोरेज 1000 गुना बढ़ जाएगा या फिर 10,000 गुना अधिक। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा और दूर अंदाज़ा लगाते, कुछ ने कहा होता मेरे जीवन काल में 30 मिलियन गुना अधिक, लेकिन यह सच हो गया है। कंपाउंडिंग का स्वभाव सहज ज्ञान के विपरीत होने के कारण हम में से सबसे होशियार लोग भी इनकी शक्ति को अनदेखा कर सकते हैं। 2004 में बिल गेट्स ने नई जीमेल की आलोचना करते हुए कहा था कि किसी को भी 1 गीगाबाइट स्टोरेज की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। लेखक स्टीव लेवी ने लिखा, अग्रणी टेक्नोलॉजी में उनका सिक्का चलने के बावजूद उनकी सोच पुराने प्रतिमान में ही अटकी हुई है, जहां स्टोरेज एक ऐसी सामग्री है जिसे संरक्षित करना आवश्यक है। चीज़ों में कितनी जल्दी वृद्धि हो जाती है, आप इसके आदी कभी नहीं हो सकते। इसमें खतरा इस बात का है कि जब कंपाउंडिंग सहगियत ना हो, हम अक्सर इसका सामर्थ्य अनदेखा कर देते हैं और अन्य माध्यमों द्वारा समस्या को सुलझाने में लग जाते हैं। इसलिए नहीं कि हम हद से ज़्यादा सोच रहे होते हैं, बल्कि इसलिए कि हम शायद ही कभी कंपाउंडिंग के सामर्थ्य के बारे में सोचने के लिए रुकते हैं। बफेट की सफलता का अवलोकन कर रही उन 2000 किताबों में से किसी एक का भी शीर्षक यह नहीं है कि यह व्यक्ति लगातार शताब्दी के 3/4 की अवधि से निवेश करता आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी अधिकांश सफलता का कारण यही है। और इस गणित को समझना कठिन है क्योंकि यह संयज्ञ नहीं है। आर्थिक चक्रों, ट्रेडिंगों, कार्यनीतियों और सेक्टर
बेट पर अनेक किताबें हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण किताब का नाम शट अप एंड वेट होना चाहिए। इसमें बस एक पृष्ठ है जिसमें आर्थिक वृद्धि का दीर्घकालीन चार्ट है। यहाँ व्यवहारिक सीख यह है कि कंपाउंडिंग का प्रति अंतःप्रज्ञात्मक स्वभाव अधिकतर निराशाजनक ट्रेड, खराब कार्यनीतियों और सफल निवेश प्रयासों के लिए उत्तरदायी हो सकता है। आप लोगों से उनके सारे प्रयासों को वे क्या सीखते हैं और क्या करते हैं उसमें लगने वाले प्रयास निष्ठापूर्वक उच्चतम निवेश प्रतिफल पाने में लगाने की अपेक्षा नहीं कर सकते। सहज ज्ञान के अनुसार यह अमीर बनने का सर्वश्रेष्ठ उपाय प्रतीत होता है, लेकिन अच्छे निवेश का आशय आवश्यक रूप से मात्र उच्चतम प्रतिफल कमाने से नहीं, क्योंकि उच्चतम प्रतिफल अक्सर एक बारगी सिद्ध होते हैं जो दोहराए नहीं जा सकते। इसका मतलब अच्छे प्रतिफल कमाने से नहीं जिन्हें आप बरकरार रख सकें और जो एक लंबे समय तक दोहराए जा सकें, तभी कंपाउंडिंग अपार रूप से बढ़ती है। इसके विपरीत ऊंचे प्रतिफल जिन्हें बरकरार ना रखा जा सके अक्सर दुखदाई कहानियों का रूप ले लेते हैं। उन कहानियों को सुनने के लिए हमें अगले अध्याय की आवश्यकता होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।